गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखना है पोलैरिटी अवस्था में कुछ पार्ट इसका पीछे हुआ था। इसमें देखना था पोलैरिटी विलयनों का गुण या पोलैरिटी विलयन में उपस्थित कणों का गुण देखा गया था पीछे। उसका कुछ शेष भाग है। यहाँ पे देखना है वैद्युत कण संचलन, जैसा नाम है उसी के आधार पर इसका गुण भी है। विद्युत का मतलब विद्युत धारा से है, कण का मतलब पोलैरिटी कण से है, और संचलन का मतलब गमन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या हटने या इधर से उधर जाने से है। मतलब किसी कण के गमन या किसी कण के एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति का संबंध, गति से संबंध है इसका संचलन। तो इसमें विद्युत कण संचलन जो संबंध है ये पोलैरिटी विलयन से संबंधित है। तो पोलैरिटी कणों के संचलन को ही या पोलैरिटी कणों के गति को ही कहा जाता है विद्युत कण संचलन। इसमें पोलैरिटी कण जो होता है वो आवेशित होता है, चाहे वह धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो। पोलैरिटी कण जो होगा वो धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है। तो ये विपरीत आवेश की तरफ गति करता है। अगर पोलैरिटी विलयन आपका ऋण आवेशित है तो वो धन वैद्युत क्षेत्र की तरफ गति करेगा। अगर पोलैरिटी कण जो है ऋण आवेशित होगा तो वह धन की तरफ गति करेगा। अगर पोलैरिटी कण ऋण आवेशित है, धन आवेशित है तो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है। मतलब कि पोलैरिटी कणों का जो गति होगा या संचलन होगा, पोलैरिटी कण मतलब कणों के प्रकृति के विपरीत दिशा में। अगर पोलैरिटी कण आपका धन आवेशित होगा तो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। अगर पोलैरिटी कण ऋण आवेशित है तो धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। ऋण है या जैसे देखा जा सकता है धन आवेशित इलेक्ट्रोड होगा, मान लीजिए कण आपका क्या है प्लस रहेगा तो यह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। और यदि कण आपका ऋण आवेशित है तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है। यही है इसमें मूल सिद्धांत इसका। तो वैद्युत कण संचलन पोलैरिटी विलयन में उपस्थित कणों के गति को या पोलैरिटी विलयन में कणों का विपरीत आवेश की तरफ गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। मतलब पोलैरिटी विलयन में पोलैरिटी कणों का अपने से विपरीत आवेश या विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने की प्रक्रिया जो होती है वो वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। अब इसमें दो तरह का होगा। अगर आपका कण जो है वह इसमें दो तरह की व्यवस्था होती है। इसमें पोलैरिटी कण जो होते हैं वो अपने प्रकृति के आधार पर पोलैरिटी कण जो होते हैं वो अपनी प्रकृति के आधार पे दो तरह से होते हैं, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। जब ऋणात्मक पदार्थ हो तो ऋणात्मक कणों का जब संचलन होता है या गति होता है तब उसको कहा जाता है ऋण कण संचलन। और जब धनात्मक कणों का संचलन होता है तो उस वक्त उसको कहा जाता है ऋण कण संचलन या धन कण संचलन। धन कणों का अगर इसका धन आवेशित कण अगर संचलित हो रहा है, गति हो रहा है तो धन कण संचलन कहोगे। अगर ऋणात्मक कण संचलित हो रहा है तो उस वक्त उसको कहा जाएगा ऋण कण संचलन। अब इसमें एक ठो इसका प्रयोगात्मक व्यवस्था है। इसमें देखा है एक यू प्रकार की नली है जिसमें इंडक्शन कॉइल द्वारा दो इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित किया गया है। एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड को व्यवस्थित किया गया है। और उसमें एक धन इलेक्ट्रोड एक ऋण इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद इसमें पोलैरिटी विलयन को भर दिया गया है। और इसमें ये छोटे छोटे साल या पोलैरिटी विलयन के कण दिखाया गया है। और उसमें इंडक्शन कॉइल द्वारा जब इसको दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो पोलैरिटी कण होते हैं वो इसमें पोलैरिटी कण की प्रकृति जो है ऋणात्मक है। ऋणात्मक पोलैरिटी कण की प्रकृति होने के कारण ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ
संचलित होते हैं या धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका अगर धनात्मक कोलाइडी कण होता तो यह ऋणात्मक कैथोड या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते। तो इस प्रकार इसको वैद्युत कण संचलन जो होता है कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश की तरफ गति करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, जिसे धन कण संचलन तथा ऋण कण संचलन के नाम से जाना जाता है। यदि ऋणात्मक कण संचलित होता है तो उसे ऋण कण संचलन कहा जाएगा, अगर धनात्मक कण संचलित हो रहा है तो उसको धन कण संचलन कहा जाता है। अब इसमें अगला टॉपिक है स्कंदन। स्कंदन या इसको कहा जाता है अवक्षेपण, या जिसे सामान्य भाषा में कहा जा सकता है किसी पदार्थ का जम जाना। किसी पदार्थ के जम जाने को सामान्य भाषा में कहा जा सकता है अवक्षेपण या स्कंदन। इसमें होता है कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की क्रिया, कोलाइडी कणों के निलंबित होने की प्रक्रिया को या कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है स्कंदन। या छोटे छोटे कोलाइडी कणों का आपस में बड़े कोलाइडी कणों में या बड़े कणों में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है स्कंदन। या दूसरी भाषा में कहा जा सकता है छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर आपस में मिलकर बड़े कणों में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्कंदन कहा जाता है। स्कंदन या सीधी भाषा में साधारण भाषा में कहोगे जमना। छोटे छोटे कणों का आपस में मिलकर बड़े कणों के का निर्माण कर देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है आपका स्कंदन। इसमें छोटा और सिस्टमैटिक ढंग से देखा जाता है तो छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने पर, मतलब कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं, जब वो अनावेशित हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं तो उस वक्त वो आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन। स्कंदन की यहाँ पे देखना है विधि, किन या कैसे जो कोलाइडी कण होते हैं या कोलाइडी विलयन होते हैं वो आवेशित होते हैं, आवेशित नहीं वो स्कंदित होते हैं। तो इसमें उबालने के बाद या कोलाइडी कण स्कंदन की एक विधि है, उबाल जैसे सल्फर है, सिल्वर क्लोराइड है, इनको उबालने के बाद या गर्म करने के फलस्वरूप ये स्कंदित हो जाते हैं। इसमें जैसे मक्खन को गर्म करने पर तेल व जल अलग हो जाता है, मक्खन को गर्म कर देने पर तेल और जल जो होता है वो अलग हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जैसे ठंडा करके, जैसे पायस होता है, ऐसे पदार्थ जिसकी परिचित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो वहां पे उसको पायस कहा जाता है। सामान्यतः पायस में आपका आता है जैसे दूध होता है, दूध जो है वो पायस का एक प्रकार होता है। हाँ, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम अगर आपका द्रव है तो उसको कहा जाता है पायस। तो ठंडा करके पायस का स्कंदित किया जाता है। इसमें दूध को अधिक ठंडा करने फिर वसा जो है ऊपर एकत्र हो जाता है, जैसे अपोहन द्वारा। अपोहन में क्या है, अपोहन में पीछे दिखाया गया था। सामान्यतः ये अपोहन जो है उसके कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की एक विधि है जिसको अपोहन कहा जाता था। अपोहन में सामान्य अवस्था में क्या होता है कि एक अपोहक होता है, अपोहक को एक जल में या बीकर की तरह व्यवस्था होती है उसमें व्यवस्थित कर दिया जाता था। व्यवस्थित करने के बाद उसमें जल को प्रोवाइड किया जाता है। जल को प्रोवाइड करने के फलस्वरूप कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन के कण पेपर द्वारा या पर्चमेंट पेपर या जो भी अपोहक होता है उसके द्वारा, अपोहक के द्वारा वो कोलाइडी कणों के अतिरिक्त अन्य कण जो होते हैं वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं। जल का बराबर प्रवाह होता है, उसके द्वारा वो निकल जाते हैं और शुद्धिकरण होता है। तो अपोहन के द्वारा भी इसमें या जो स्कंदन की एक विधि है, इसमें अपोहन बार बार जब अपोहन किया जाता है कोलाइडी तंत्र का तो वहां पर
उसके द्वारा भी ये स्कंदित हो जाता है या जम जाता है। अब इसमें है पारस्परिक स्कंदन। एक विधि है, दो विपरीत कोलाइडी निकायों को आपस में मिलाने पर, दो विपरीत कोलाइडी निकायों को आपस में मिलाने के फलस्वरूप आवेश के उदासीनीकरण के कारण पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। मतलब दो विपरीत कोलाइडी कण होते हैं या दो विपरीत कोलाइडी निकाय का आपस में अनावेशित होने के फलस्वरूप ये आपस में जम जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पारस्परिक स्कंदन। या पारस्परिक स्कंदन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो विपरीत कोलाइडी विलयन है, वो आपस में मिलने के बाद अनावेशित हो जाते हैं, अनावेशित होने के बाद जम जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन में दो अलग अलग या विपरीत कोलाइडी निकाय होते हैं। और एक विधि है इसमें, अगला पांचवा विधि था, क्या है, वैद्युत अपघट्य मिलाकर। ये इसकी मुख्य विधि है। कोलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्य मिलाने के फलस्वरूप ये स्कंदित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन। या वैद्युत अपघट्य मिलाने के उचित विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन जो होता है वो जम जाता है या स्कंदित हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। तो यही प्रक्रिया आपका स्कंदन होता है। स्कंदन कहो, अवक्षेपण कहो, जमना कहो, सब एक ही है। और क्षेपण से संबंधित एक नियम है इसमें, हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे ने दो नियम दिए थे इसमें स्कंदन से संबंधित। इसमें पहला नियम ये है, स्कंदन में कोलाइडी विलयन के स्कंदन में वह आयन प्रभावी होगा जो कोलाइडी विलयन के कणों के विपरीत आवेश वाला होगा, या वह आयन प्रभावी होगा। मतलब इसमें कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्य को मिला देते हो तो कोलाइडी विलयन आपका स्कंदित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को वहां पे स्कंदन कहते हो। अब कोलाइडी विलयन अगर आपका प्लस है, कोलाइडी विलयन के कण जो है धनावेशित होंगे, तो वैद्युत अपघट्य का ऋण आवेशित भाग जो है इसको जमाएगा या स्कंदित करेगा। मान लो कोलाइडी विलयन आपका ऋणावेशित है, तो किसी भी वैद्युत अपघट्य का, जैसे NaCl है, NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस चार्ज और Cl माइनस में टूटेगा, तो Cl माइनस इसलिए Na इसको जमाने की कोशिश करता है, जमाता है। उसमें पहला हार्डी-सुलजे के नियम है। सामान्यतः हार्डी-सुलजे ने मुख्य रूप से दो ही नियम दिए थे। तो पहला नियम में वो ये कहे थे कि कोलाइडी विलयन की प्रकृति के विपरीत आवेश का आयन प्रभावी आयन होता है, या प्रभावी आयन उसको स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है, स्कंदित करता है। मतलब कोलाइडी विलयन की या कोलाइडी कणों के विपरीत आयन वाला वैद्युत अपघट्य का कण, वैद्युत अपघट्य विपरीत आयन वाला वैद्युत अपघट्य जो होगा वह उसको स्कंदित करता है या प्रभावी होता है। या ऐसे कहा जा सकता है कि स्कंदन में वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइडी विलयन के कण के विपरीत आयन आवेश वाला हो। अगर आपका कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो कोलाइडी विलयन अगर धनावेशित है तो वैद्युत अपघट्य का ऋण आवेशित आयन प्रभावी होगा। प्रभावी का मतलब कि उसको जमाने के लिए आवश्यक होगा, जमाने का कार्य करेगा। जैसा कि इसमें है धनावेशित अगर कोलाइडी विलयन है तो प्रभावी आयन जो होगा वो ऋण आयन होगा, ऋण आवेशित होगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, फास्फेट आदि। मान लो आपका कोलाइडी विलयन अगर ऋण आवेशित है तो उस अवस्था में प्रभावी आयन धन आवेशित होगा, जैसे सोडियम धन आयन, बेरियम 2 प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज। और इसमें दूसरा जो नियम है तो इसमें देखना था जो हार्डी-सुलजे के नियम में, पहले नियम में कहा गया था कि विलयन की, जो कोलाइडी विलयन की प्रकृति होती है उसके विपरीत आयन वाला या विपरीत आयन प्रभावी होता है जमाने के लिए। मतलब स्कंदन करने के लिए कोलाइडी विलयन का
मतलब कोलाइडी विलयन के कणों के विपरीत आयन, जो वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य का विपरीत आयन उसको जमाने स्कंदन में प्रभावी होता है। तो उसमें यहाँ पे देखा गया था अगर धनावेशित कोलाइडी विलयन होगा आपका तो प्रभावी आयन जो होगा ऋणायन होगा, अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होगा तो धनायन होगा। अब इसमें दूसरा जो नियम था, ये तो पहला नियम था, दूसरे नियम में दिखाया गया था कि किसी वैद्युत अपघट्य में प्रभावी आयन की संयोजकता जो है, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, चाहे वह प्रभावी आयन ऋणायन हो या धनायन हो। सीधे सीधे दूसरे नियम में ये कहा गया है कि कोलाइडी विलयन को या स्कंदित करने के लिए जो प्रभावी आयन हो, प्रभावी आयन का मतलब कि जमाने के लिए आयन, मतलब कि कोलाइडी विलयन के जो कण हो उनके कणों के आवेश के विपरीत आवेश वाला वैद्युत अपघट्य का आयन जो प्रभावी आयन था, अब उन प्रभावी आयनों में से या कोलाइडी विलयन में को स्कंदित करने के लिए वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइडी विलयन के कणों के आवेश का उल्टा हो या विपरीत आवेश वाला हो। ये तो पहला नियम था। दूसरे में ये कहा गया कि प्रभावी आयन वह आयन प्रभावी ज्यादा शक्तिशाली होगा स्कंदन में जो आयन जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, या सीधे सीधे एक लाइन में कहा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए प्रभावी आयनों में से वह आयन जिसकी संयोजकता अधिक होगी वह अधिक प्रभावी होगा, चाहे वह धनायन हो चाहे ऋणायन हो। जैसे इसमें किसी वैद्युत अपघट्य में प्रभावी आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। स्कंदन क्षमता जो है धनात्मक साल के लिए, अगर धनात्मक साल दिखा रहा है तो ऋणात्मक कोलाइडी कण होगा, तो इसमें ऋणात्मक जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, फिर साइनेट, ये आयन सबसे अधिक इसमें ये प्रभावी होगा क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे अधिक है, इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता कम है, फिर इसका 1 हो गया। सबसे अधिक प्रभावी आपका ये होगा इसके लिए। और स्कंदन क्षमता अगर ऋणात्मक साल के लिए देखोगे तो ऋणात्मक साल के लिए धनात्मक कोलाइडी वैद्युत अपघट्य का धनात्मक आयन प्रभावी होगा। तो धनात्मक आयन अगर प्रभावी हो रहा है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, तो इसमें धनात्मक भाग आपका आएगा पोटेशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की धनात्मक आवेश 3 है, बेरियम का 2 है, इसका 1 है, तो सबसे ज्यादा संयोजकता या आयन या आवेश इसका होगा, इसमें इसका होगा। तो ये प्रभावी मान इसका मतलब स्कंदन क्षमता सबसे अधिक उसकी होगी जिसकी आवेश अधिक हो या संयोजकता अधिक हो। किसी भी विद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता होती है वह उड़न मान के ऊपर निर्भर या उड़न मान में के रूप में व्यक्त की जाती है। अब उड़न मान क्या होता है? उड़न मान जो होता है वो किसी भी वैद्युत अपघट्य के स्कंदन क्षमता को व्यक्त करता है। जैसे उड़न मान जो होता है वो 1 मिली उड़न मान जो होता है वो 1 लीटर साल, जैसे मान लो 1 लीटर कोई विलयन है, कोलाइडी विलयन है, इसका आयतन 1 लीटर है। इसमें वह मिलीमोल में जितना ml इसको डालने पर स्कंदित हो जाए, इतना डाल दिया जाए कि मिलीमोल में जितने मिलीमोल डाला जाएगा, मान लो 1 2 3 4 जो भी डाला जाएगा वही इसका स्कंदन उड़न मान कहा जाएगा। मतलब कि किसी विद्युत अपघट्य के ये जो होगा आपका विद्युत अपघट्य होगा, मतलब विद्युत अपघट्य का मतलब किसी उड़न मान जो होता है किसी विद्युत अपघट्य का मिलीमोल में वह मान होता है जो कोलाइडी विलयन के 1 लीटर को जमाने के लिए या स्कंदित करने के लिए पर्याप्त हो। तो वैद्युत अपघट्य का जितना मिलीमोल होगा वह उसका उड़न मान कहा जाएगा। उड़न मान जो होता है वो स्कंदन क्षमता का उल्टा होता है। उड़न मान जितना कम होगा उसका स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगर आपका 1 लीटर विलयन 1 मिलीमोल जमा रहा है या 5 मिलीमोल जमा रहा है,
तो स्कंदन क्षमता जो है यही 1 लीटर है। 1 मिलीमोल का या 1 ही मोल कोई वैद्युत अपघट है उसको ये स्कंदित कर दे रहा है, और दूसरे वैद्युत अपघट का 5 मिलीमोल है। तो इसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, इसकी स्कंदन क्षमता कम होगी। मतलब अगर मात्रा बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसका गुण जो है कम होगा। इसमें मात्रा कम है तो उसका गुण जो होगा वो अधिक होगा।